नाज़रीन आदाब, अली वासी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है। सॉरी मेरी चीज़ ऐन मौके पे मैंने चश्मा उतार दिया, चश्मा लगा के बात करनी थी। तो 3 खबरें हमेशा की तरह बहुत दिनों के बाद पिछले कुछ दिनों से आप जानते हैं कि ईद की वजह से अभी सामने नहीं आया मैं। छुपा हुआ था और रमज़ान में भी कैद था कुछ दिनों के लिए, लेकिन हम करते रहे, यहाँ पर लाइव तो चलता रहे। वकास के साथ मैं करता रहूँ, वकास हबीब राना के साथ। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना दोबारा से हम अपना वो जो सिलसिला है टूटा हुआ, उसको दोबारा से शुरू करें। तो सबसे पहले जो हमारे पास 3 खबरें हैं, उनमें सबसे बड़ी खबर ऑब्वियसली टॉप सिटी हाउसिंग सोसाइटी के केस के अंदर जनरल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद साहब को जो है वो एक बहुत बड़ी इंक्वायरी का सामना है। अच्छा, ये इंक्वायरी जो है, ये एक सीरियस इंक्वायरी है। ये सीरियस इंक्वायरी इस किस वजह से है, उसके बारे में मैं चले आगे चलकर आपको बताता हूँ, लेकिन पहले आपको टॉप सिटी केस बता दूं क्या है। टॉप सिटी का जो मामला है वो पहली दफा सामने आया था फरवरी 2023 में, जब साबिक पेमरा चेयरमैन अफसार आलम, जो कि एक मारूफ सहाफी भी हैं, उन्होंने एक बहुत लंबा थ्रेड किया था ट्विटर के ऊपर, जिसके अंदर उन्होंने ये बताया था कि एक मारूफ निजी सोसाइटी जो कि इस्लामाबाद के साथ ही वाक़ है, इस्लामाबाद के गिरदोनवा में वाक़ है, और इसके ऊपर जो है वो एक इनके जो मालिक हैं उनको और उनके ससुर को उठा लिया गया था और अगवा किया गया था, और फौज की जानिब से किया गया था। फौज की 3 गाड़ियां आई थी, 100 के करीब, उसके अंदर 3 नहीं मतलब 100 के करीब लोग जो है वो आए थे, और उन्होंने आकर इनको अगवा किया था टॉप टॉप सिटी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक को, और इनके ससुर को भी साथ उठाकर ले गए थे। इससे पहले रमेश सिंह अरोड़ा के घर में घुस गए थे, जो कि अब माइनॉरिटीज अफेयर्स के पंजाब के जो मिनिस्टर हैं वो बने हैं, और इससे पहले वो भी पीएमएलएन के साथ उनका ताल्लुक रहा है, लेकिन उस वक्त उनका कोई मामला नहीं था। उनके घर में घुसे, गलत इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर वहां पर जाके उनके घर वालों को जो है वो मारना पीटना शुरू कर दिया, और फिर उसके बाद पता चला कि ये तो गलत घर है। लेकिन असल में 2-3 गलियां छोड़कर पीछे एक और घर था, और वो था कमर मुइज नामी शख्स का, जो कि टॉप सिटी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक थे। इनके ऊपर इनको गिरफ्तार किया, इनको उठाया गया, अगवा किया गया। 100 के करीब फौजी अफसरान जो है वो इनके घर में दाखिल हुए, और फिर इनको उठाने के बाद उन्होंने ये कहा कि ये साहब जो है ये इनके पहले ससुर को बहुत बुरी तरह मारा गया, फिर इनका साला आया हुआ था कराची से, उसको भी बहुत बुरी तरह मारा गया, इनके बच्चे को भी मारा गया, और फिर उनके बेटे ने जो है वो 10 साल का बेटा था उनका, उसने सवाल किया उस मौके पर कि आप ये सब कुछ हम हमारे साथ क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि क्योंकि तुम्हारा बाप एक दहशतगर्द है। अच्छा खैर, उठाने के बाद उसको जो है वो काफी ज्यादा उसके अरसे उसको रखा गया। कुछ अरसे के बाद इनको एहसास हुआ कि शायद इसका दिमाग ठिकाने आ गया, तो उसको बुलाया गया एक और कमरे में, और एक और कमरे में ले जाकर उसको ये कहा गया कि तुम जो है वो अपनी जो सारी ये प्रॉपर्टी है इसको नाम कर दो 2 लोगों के। आधी प्रॉपर्टी जो है वो नजफ के नाम कर दो, और आधी प्रॉपर्टी मासूमा नामी एक खातून है उनके नाम कर दो, जो कि यूके में जो है वो मुकीम है। अच्छा, अब ये जो मासूमा नामी खातून है, इनके बारे में कहा यह जाता है कि मतलब ये दावा है कुछ लोगों का कि ये खातून जो है ये इनकी जमीन थी, और जो कमर मुइज साहब है उन्होंने कोई इनका दोनों का आपस का तनाजा है, और उस तनाज़े में जो है वो जनरल फैज हमीद साहब कैसे, और उनके भाई नजफ हमीद साहब जो है वो कैसे इम्प्लीकेट हुए। वो इस तरह से हुए कि आईएसआई के सरबराह जो थे वो जनरल फैज हमीद थे। इन साहब को उठाने वाले जो अफसरान थे वो फौज से आए थे, और ये उस वक्त डीजीसी थे, आईएसआई के सरबराह नहीं थे। एक्चुअली 2017 का ये वाक़या है। और फिर उसके बाद इनको उठाने के बाद उन्होंने जो नाम करवाने के लिए बात की कि प्रॉपर्टी जो है वो किसी और के नाम कर दो, वो साहब जो थे वो नजफ हमीद यानी कि फैज हमीद के भाई थे। और क्योंकि फौज आई थी तो इसका मतलब फौजी अफसरान आए थे, सिपाही आए थे, तो इसका मतलब है कि फौज से उनका जो डायरेक्ट ताल्लुक है वो उनके भाई के साथ ही बनता है। तो फैज हमीद साहब ने वो लोगों को भेजा। अपेरेंटली स्टोरी ये बनती है कि फैज हमीद साहब ने लोगों को भेजा और उनको पकड़ के अगवा करवा लिया, और फिर कहा कि मेरे भाई के नाम आधी प्रॉपर्टी कर दो, बाकी आधी जो है वो मासूमा के नाम कर दो। तो कहा यह जा रहा है कि जी ये इस तरह का कुछ वाकया हो सकता है कि मासूमा साहिबा ने किस जरिए या किसी तरीके से इन्होंने मासूमा से रब्ता किया, और फिर मासूमा को ये कहा कि आधी दिलवा देते हैं, आधी हम ले लेंगे। उस बंदे को गिरफ्तार, उस बंदे को अगवा कर लिया, उसको मारा पीटा, उसके ससुर को मारा। अच्छा, वो ससुर बेचारे अब इंतकाल कर गए, 2019 में उनका इंतकाल हो गया। और जो ये साहब हैं कमर मुइज, ये इन्होंने कहा कि जी मैं तो नहीं बख्शना, और इन्होंने ना तो वो प्रॉपर्टी नाम की मासूमा के, ना ही नजफ के, और उन्होंने उल्टा जो है वो एक एप्लीकेशन जो है वो जनरल फैज हमीद के खिलाफ दे दी अदालत के अंदर। अब ये 184(3) का केस बना। नवंबर 2023 में गालिबन जो है वो काजी फैज ईसा साहब उस वक्त चीफ जस्टिस थे, उनके सामने ये केस आया, और उन्होंने कहा कि जी ये 184(3) का केस नहीं बनता। ये केस जो है वो ये निजी प्रॉपर्टी हाउसिंग सोसाइटी है, और उसका एक वास्ता है, ताल्लुक है। अब जाहिर है कि बनता तो था, ताल्लुक दूर पड़ेगा, लेकिन फिर भी काजी फैज ईसा साहब की जो अदालत थी उसने ये कहा कि हम इसमें जो है वो इन्वॉल्व नहीं हो रहे,
और 184(3) का ये केस नहीं है। आप अगर इसके लिए कोई जल्दी रेमेडी चाहते हैं तो इसके लिए फिर आप डिफेंस मिनिस्ट्री को लिख दीजिए। और उन साहब ने डिफेंस मिनिस्ट्री को भी लिख दिया। अब डिफेंस मिनिस्ट्री को जब लिखा तो उसके ऊपर जो है वो एक मैंने आपको बताया था कि ये केस जो है वो बहुत संजीदा है बाकी केसेस के मुकाबले में। वो इस तरह से है कि ये अब इंक्वायरी कमेटी जो है वो बनाई है आर्मी चीफ ने खुद। आर्मी चीफ ने ये इंक्वायरी कमेटी बनाई है और इस इंक्वायरी कमेटी की सरबराही जो है वो कर रहे हैं एक सिटिंग मेजर जनरल, यानी कि एक मौजूदा मेजर जनरल, हाजिर सर्विस मेजर जनरल, जो कि जनरल फैज हमीद की इस प्रॉपर्टी के खिलाफ अब जो इस प्रॉपर्टी के केस के अंदर तमाम जो इंक्वायरी होगी वो करेंगे। ये डिफरेंट किस तरह से है मैंने आपको बताया था कि ये बाकी जो केसेस हैं उसके अंदर तो फैज हमीद साहब बचते रहे हैं, चाहे वो फैजाबाद धरना कमीशन हो, चाहे दीगर कोई भी उनके ऊपर इल्जामात हो, उसके ऊपर तो उनको कुछ नहीं कहा गया। लेकिन यहाँ पर मामला मुख्तलिफ है। कहा जाता है कि आर्मी चीफ जो है उसके खिलाफ फौज कुछ नहीं करती, आईएसआई चीफ के खिलाफ फौज कुछ नहीं करती, लेकिन वो ना करने की एक वजह होती है और वो ये होती है कि आर्मी चीफ जब कोई डिसीजन लेता है तो वो ज्यादातर कोर कमांडर्स जो हैं उसमें उसके साथ मुशावरत की जा चुकी होती है, जो इंपॉर्टेंट पोजीशंस होती है उन पे मुशावरत हो चुकी होती है। इसी तरह आईएसआई चीफ जब एक बतौर आईएसआई चीफ के या डीजीसी बतौर एक डीजीसी के, डीजी काउंटर टेररिज्म आईएसआई की जो पोस्ट है, एक डिसीजन एक फैसला कर रहा होता है और किसी सियासी मामले के अंदर मुदाखलत कर रहा होता है तो वो फौज की जो है वो एक उसके अंदर मुकम्मल हिमायत उसको हासिल होती है। आर्मी के अंदर उसके ऊपर डिस्कशन हो चुकी होती है। जनरल्स जो है पाकिस्तान के, आपको पता है ये बोनापार्टिस्ट्स हैं, ये कोई गैर सियासी जनरल नहीं है, कोई कॉम्बैट जनरल्स नहीं है, ये लड़ने लड़ाने वाले नहीं है। ये इनका काम जो है वो सिर्फ यही है कि सियासत में ये मामला जो है वो उनको तय करवाते हैं। ये तो ये जनरल्स जो है वो पूरी तरह ऑन बोर्ड होते हैं जब भी सियासी मामला होता है। कोई एक आधा होता होगा जो कहता होगा इस मामले में ना पड़े, मगर ज्यादातर जो होते हैं वो यही कहते हैं कि या अक्सरियत जो अहम तरीन ओहदों पर होती है वो चीफ के हाँ में हाँ मिलाए, चाहे इस वजह से वो कर रहे हो ये जो भी वजह हो, मगर कहते ये यही है कि ये सियासत में मुलव्विस होते हैं। तो ये सियासत में मुलव्विस होने के फैसले जो होते हैं वो क्योंकि इंस्टीट्यूशनल फैसले होते हैं, इस वजह से उनके अंदर अमूमन फैसले जो होते हैं वो उनको चैलेंज नहीं किया जाता, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। अगर उनका फैसला गलत भी साबित हो जाए, बाद में गुस्सा भी आ जाए किसी बात पर, किसी चीज को गलत तस्लीम भी कर ले, तो भी वो कहते हैं कि भाई अब ये पूरी डिसीजन जो था वो एक मुशावरत से किया गया था, लिहाजा इसके ऊपर कोई पकड़ नहीं हो सकती। मगर यहाँ पर ये एक निजी हाउसिंग सोसाइटी के केस में फंसे हैं और ये फंसे भी बड़े बुरी तरह हैं क्योंकि वो साहब जो है उनके पास सबूत भी मौजूद है और ये जो कुछ इन्होंने किया वो सब कुछ किया भी इन्होंने 2 नंबर तरीके से, यानी इसके अंदर कोई इंस्टीट्यूशनल फैसला नहीं है, ये इनका अपना जाती एक जुर्म है अगर ये साबित होता है। दूसरी बात ये है कि ये जो प्रॉपर्टी थी ये कोई डीएचए की प्रॉपर्टी वागुजार कराने के लिए नहीं गए थे, ये प्रॉपर्टी अपने भाई के नाम कराने गए थे। लिहाजा यहाँ पर केस जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इसी वजह से शायद आर्मी ने जो ये डिसीजन लिया है और फिर इससे शायद कड़ियां मिलती हो, मैं स्पेकुलेट कर रहा हूँ, लेकिन चलिए मैं आपको जो कहना चाहता हूँ मैं कह देता हूँ, आप उससे फिर जो भी आप इसको खबर ना समझिए बल्कि एक तज्जिया समझिए। वो तज्जिया ये है कि जो कोर कमांडर मीटिंग हुई है, जो कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है कल, जो कि कंक्लूड हुई, और उससे पहले एक और कोर कमांडर जो कि मंगला से ताल्लुक रखते थे, एमन बिलाल साहब, उन्होंने भी इस्तीफा दिया। और अब ये इंक्वायरी कमीशन का सामने आना, ये सब बातें जो हैं वो इसी तरफ इशारा कर रही है कि शायद ये इंक्वायरी कमीशन जो है इसके ऊपर कुछ सीरियस किस्म की रिजर्वेशंस शायद जाहिर की गई हो आर्मी के अंदर भी, मगर अब क्योंकि आर्मी चीफ जो है वो ये फैसला ले चुके हैं तो देखते हैं इसके अंदर से क्या निकलता है, क्या सच्चाई आती है या नहीं आती, अब हम मुस्तकबिल में देखेंगे। क्योंकि फैसलाबाद कमीशन जो है उसमें से तो कुछ नहीं निकला। आज दूसरी खबर हमारी उसी के हवाले से कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने एक इंटरव्यू दिया काशिफ अब्बासी को ARY न्यूज के ऊपर, और उसके अंदर जब बात कर रहे थे तो काशिफ अब्बासी साहब के वही जो उनका इस तरह के मामले पर हमेशा टाल मटोल होती है, इधर उधर की वो बात कर देते हैं। उन्होंने अभी भी यही कहा कि जी मैंने उनको कहा था कि मुझे एक रिटर्न सवाल दे दे, मैं फिर उनका रिटर्न राइटिंग में जवाब दे दूंगा, तो उन्होंने मुझे राइटिंग में सवाल नहीं दिए, मैंने उनको राइटिंग में जवाब नहीं दिए। इससे क्या मसला है, मुझे नहीं समझ में आता कि राइटिंग में किस तरह से उनके जवाब मुख्तलिफ होते। दूसरी बात उन्होंने कही कि जी उन्होंने मेरे पास कोई सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की बेसिस पर मैं बात नहीं कर सकता था, मेरे पास ऐसी कोई रिपोर्ट मौजूद नहीं थी कि ISI चीफ या आर्मी चीफ उसके अंदर मुलव्विस है, लिहाजा मैंने उसमें भी नहीं की। और फिर तीसरी बात उन्होंने ये की कि जब जनरल बाजवा से मेरी उस मौके पर बात हुई थी, टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई थी, उन्होंने इसकी तस्दीक की और उन्होंने कहा कि मैं वो क्योंकि कॉन्फिडेंशियल थी मैं इसके बारे में कुछ बताऊंगा नहीं, उन्होंने किसी के खिलाफ बात नहीं की मगर इसकी स्ट्रेटेजी पर ही बात की थी। अगर आपको याद हो
जो 2017 में जब वो धरना चल रहा था, तो उस टाइम पर जनरल बाजवा के बारे में जब ये बात आई कि शाहिद खान अब्बासी साहब की उनकी फोन पर बात हुई है, तो उसके अंदर यही कहा गया था कि जो खबर आई थी कि जनरल बाजवा ने ये कहा है कि आप इसको जो है ना वो बड़े पॉलिटिकली हैंडल करें, इसको जो है ना वो ज्यादा बंदे शंदे चुकने की जरूरत नहीं है, कुछ चपेड़े शपेड़े कराने की जरूरत नहीं है, कोई हाई हैंडेडनेस ना यूज करे गवर्नमेंट। और दोनों साइड्स को फिर आर्मी के जो वो थे उस वक्त आसिफ गफूर साहब, उनका भी सुना है वो अब इस्तीफा देने वाले हैं या वैसे ही उनका 60 साल के होने वाले होंगे, रिटायरमेंट का उनका टाइम आ गया है। तो आसिफ गफूर साहब जो हैं वो उस वक्त DGISPR थे, उन्होंने भी उस टाइम पर ये बयान दिया था कि दोनों साइड्स जो है वो रेस्ट्रेंट का मुजाहरा करें। तो ये दोनों साइड्स वाला काम हुआ था। फौज जो है वो उसमें पूरी तरह से मेरे हिसाब से तो शामिल थी। ISI के जो उस वक्त के DGC थे जनरल फैज हमीद, उन्होंने जाकर ही वो धरना खत्म करवाया था। तो जिसने धरना बिठाया था उसी ने धरना उठाया था। फाइनली शेर अफजल मरवत साहब जो हैं उनका ये कहना है कि सऊदी अरब जो है उन्होंने इमरान खान साहब को की गवर्नमेंट गिराने में कलीदी किरदार अदा किया। अब उनको कलीदी किरदार अदा उन्होंने क्यों किया मुझे नहीं पता। ये शेर अफजल मरवत साहब कह रहे हैं। PTI के अंदर PTI ने इस चीज को डिनाई किया। शेर अफजल मरवत का ये कहना है कि जो इमरान खान के खिलाफ रजीम चेंज पूरा ऑपरेशन हुआ उसमें सऊदी अरब जो था वो बुनियादी तौर पर उसी ने ये सारा कुछ किया था और कॉन्डुइट का उनका किरदार है। अमेरिका जो है वो खुद से आकर नहीं करता बल्कि अपने इस पार्टनर के जरिए करवाता है पाकिस्तान के अंदर सारे काम। और सऊदी अरब ने ये सब कुछ किया। उसके बाद जुल्फी बुखारी साहब ने, फिर अलीमा खान न्याजी ने और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑफिशियली इस सारी बात को डिनाई किया। मगर इमरान खान साहब के जो दुश्मनान हैं या उनसे जो बहुत ज्यादा नफरत करने वाले लोग हैं वो ये कहते हैं कि नहीं, इमरान खान साहब की अपनी पॉलिसी है। इमरान खान से शेर अफजल मरवत की कल मुलाकात हुई है। आज और कल रात को शेर अफजल मरवत ने यह बयान दिया है। इसका मतलब है कि शेर अफजल मरवत ने जो कुछ कहा है वो इमरान खान साहब की एमा पर कहा हो। आज इमरान खान साहब ने यह बयान दिया कि आर्मी चीफ जो है वो किंग ऑफ द जंगल है, वो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, अगर मेरी बीवी को कुछ हुआ तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने सहाफियों से बात करते हुए ये बयान दिया और जाहिर है कि मतलब इसमें गालियां देने ही रह गई थी, क्योंकि उनका ये कहना है कि पहले भी ये हुआ है। उन्होंने कहा कि वो शहद में जहर मिला दिया गया था। फिर उन्होंने कहा कि खाने में जो है वो दवाई वो हार्पिक की बूंदे शामिल की गई शामिल की कर दी गई थी। और अब जो फिर बाद में उनके डॉक्टर का जो है वो बयान आया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वो तो बिल्कुल ठीक है, हट्टी कट्टी है, अल्लाह खैर रखे, बिल्कुल ठीक रहेंगी। और फिर पिम्स की एक रिपोर्ट आई जिसके मुताबिक उनको जो है वो तेजाबियत का जरूर शिकायत थी, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं था। इमरान खान साहब का कहना था कि उनकी बीवी की कभी तबीयत खराब नहीं हुई, पहली दफा तबीयत खराब हुई है। वो बिल्कुल इम्यून रही है हमेशा से। उनके जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं वो मुकम्मल है, रेड ब्लड सेल्स मुकम्मल है, उनके कोई प्लेटलेट्स कम नहीं हुए कभी भी। उनको हर तरह से वो जो है वो बीमारियों से महफूज, पाक और क्या कहते हैं अफजल है इस तरह की चीजों से। लेकिन पहली दफा उनके साथ ऐसा हो रहा है। तो इसकी जो जिम्मेदार है वो जनरल आसिम मुनीर है, आर्मी चीफ है, और उनके अलावा कोई इसकी अब इन दोनों चीजों को जब साथ मिलाकर पढ़ते हैं तो फिर ऐसा लगता है इस बात में थोड़ी सी जो है ना वो नजर आने लगती है, क्या कहते हैं, क्या कहना चाहिए, एक मुमासलत, एक कोऑर्डिनेशन नजर आने लगती है कि शेर अफजल मरवत साहब ने जो बात की वो सऊदी अरब के खिलाफ की, एक ऐसे मौके पर की जब सऊदी अरब से एक डेलीगेशन जो है वो पाकिस्तान आया हुआ था। इसी हवाले से उनसे सवाल हुआ था। डेलीगेशन जो है वो पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी की बात कर रहे हैं। इमरान खान साहब जो है वो फ्रस्ट्रेटेड हैं, वो आर्मी चीफ के खिलाफ जो है वो खुलकर इस तरह की बातें कर रहे हैं, धमकी आमेज गुफ्तगू कर रहे हैं, और आर्मी चीफ के मौजूदगी में और आर्मी चीफ के बारे में इमरान खान की बात कर रहे हैं, शेर अफजल मरवत सऊदी अरब के बारे में ये बात कर रहे हैं। तो इस तमाम मामले से इमरान खान साहब की फ्रस्ट्रेशन जो है वो वाज़ेह होती है। और सऊदी अरब से तो उनको वैसे ही बड़ी खार है, क्योंकि उनको पहले भी वो इसी वजह से निकाले गए थे कि उनको खार ज्यादा थी। तो अब देखते हैं कि आगे चलकर जो है वो शेर अफजल मरवत साहब बहरहाल जो है वो पूरी तरह से कायम है। वो कह रहे हैं कि जो कुछ मैंने कहा है ये मेरा तज्जिया है, मैं इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर कायम हूँ, और पार्टी जो है वो कुछ भी कहती है आई डोंट केयर, क्योंकि वो तो अब इमरान खान के बाद वो दूसरी शख्सियत, बल्कि कई शख्सियत ऐसी हैं जो कि पार्टी पॉलिसी से अबव है PTI के अंदर, मगर शेर अफजल मरवत जो है उनका भी यही कहना है। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम, और हमारी जो तीनों खबरें थी वो हमने आप तक पहुंचाई। हमें बताइएगा कमेंट्स के जरिए और अपने मैसेजेस के जरिए कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा।